हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जो छठा चैप्टर है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये इसका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाकर के जरूर देखिएगा। यह जो सेशन होने वाला है लघु उत्तरीय यानी कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं और दीर्घ उत्तरीय यानी जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं, इसके लिए ये सेशन है। यह एनसीईआरटी के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। पूरे जो पिछले 4-5 सालों का जो क्वेश्चन आंसर है ये एनालिसिस किया है। जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जब देखेंगे तो मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन इस साल में पूछा गया है और क्वेश्चन ऐसे-ऐसे करके पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। और ये सेशन जो है 2024 बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप तो देखिए ही, साथ ही साथ शेयर कीजिए। मुझे बहुत दुख होता है कि आप लोग देखते हैं, ना ही कमेंट करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट पढ़कर मुझे हौसला आता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो आपको बेनिफिट मिल रहा है। जो भी मैं आपको दे रहा हूँ उससे आपको बेनिफिट हो रहा है और आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। एक बार शेड्यूल की बात करते हैं तो शेड्यूल जो हमारा है, 8 बजे क्लास होती है और एक दिन पॉलिटी और एक दिन ज्योग्राफी अल्टरनेट करके होती है। आज थर्सडे है तो इसके अकॉर्डिंग आज पॉलिटी की क्लास है। और मैंने आपको बताया है कि अक्टूबर तक मैं ये क्लास पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों खत्म कर दूंगा। चाहे मुझे थोड़ा सा लंबा सेशन लेना पड़े, चाहे मुझे 30 मिनट लेना पड़े, 40 मिनट, 45 मिनट, जैसे भी लेना पड़े, मैं सेशन लेकर के खत्म कर दूंगा। और साथ ही साथ अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा। और 3 महीने में बहुत ही अच्छे से रिवीजन करेंगे। पढ़ा हुआ हमारा रहेगा ही, उसी को बार बार रिवीजन करना है ताकि हमें अच्छे से चीजें समझ में आए, याद हो जाए और एग्जाम में हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। जो मुझे इंफॉर्मेशन देना था, जो मुझे आपको बातें बतानी थी, ये मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन पे आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं अपने आप को हाइड करता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर का सेशन है। ठीक है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर का सेशन है, यानी कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं और जो दो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं उसका सेशन है ये। यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस के प्रधान अंगों का नाम बताइए। मैंने आपको पढ़ाया था कि यूनाइटेड नेशन के 6 प्रधान अंग है या 6 प्रमुख अंग है और यह 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि 2024 में ना पूछा जाए। कई ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं जिसका रिपीटेशन हुआ है, यानी कि 2022 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया। शायद यहाँ पे हो या ना हो, लेकिन अगर आप मेरी बातों को मानते हैं तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये जितने सारे क्वेश्चन आंसर है सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के सिनेरियो को देखते हुए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यूएन के जो प्रमुख अंग है ये कौन कौन से हैं? यूएन के प्रमुख है, सबसे पहले यूएन महासभा, जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं। अगर इस सभी में सब में क्या जुड़ जाएगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ऐसा कह सकते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। तो यहाँ पे आपको अगर इंग्लिश में पूछ ले, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हालांकि इंग्लिश में जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं आपको करवाऊंगा। इसको यूएनजीए बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसको यूएनएससी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंतर्गत ही जो अन्य 5 या 6 मैंने आपको करवाया है, जो अन्य इसकी शाखाएं हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बारे में भी पूछा गया है। न्यास परिषद को बंद कर दिया गया था, ये मैंने आपको बताया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में मैंने आपको बताया है और सचिवालय के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रधान अंग है यह 6 हैं और 6 के नाम आपको लिख देना। अगर आप इस तरह से फ्लो चार्ट बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पैक्टेबल होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, और इसी वजह से एग्जामिनर आपको नंबर देगा। जितना आप चार्ट बना सकते हैं, जितना आप ड्रॉ कर सकते हैं, उतना करके लिखिएगा। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा परिषद के गठन की विवेचना करें। सुरक्षा परिषद के
गठन की विवेचना करे। देखिए, सुरक्षा परिषद के गठन की विवेचना करने के लिए कह रहा है, तो सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह जो है प्राथमिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, प्राथमिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। एक लाइन आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, यह संगठन यह संगठन प्राथमिक रूप से यह संगठन प्राथमिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं अपने आप को हाइड कर लूंगा, जिम्मेवार है। ठीक है, तो एक लाइन यहां लिख दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये लिखना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो संयुक्त सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये संगठन जो है प्राथमिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसके कुल 15 सदस्य है, जिसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों को एक विशेषाधिकार मिलता है, एक विशेष प्रकार का अधिकार मिलता है, जिसको हम निषेधाधिकार कहते हैं, यानी कि वीटो जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। यानी कि ये परमानेंट मेंबर हो गए, इनकी सदस्यता कभी खत्म नहीं होगी। इनकी सदस्यता तभी खत्म हो सकती है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भंग कर दिया जाएगा, और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जो 2 अस्थायी सदस्य हैं, मतलब जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनका जो कार्यकाल होता है यह 2 वर्षों का होता है और ये चुने किसके द्वारा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। और कोई भी अस्थायी सदस्य लगातार 2 बार सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं हो सकता। ऐसा सुरक्षा परिषद के चार्टर में ही लिखा हुआ है। 2 नंबर में लिखा जाना है और 2 नंबर में 40 से 60 शब्दों में कहता है आंसर करने के लिए, 40 से 60 शब्दों में कहता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं इतना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सुरक्षा परिषद का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी के सिनेरियो की बात करें तो अभी जो है वॉर चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, तो हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो, इस तरह का क्वेश्चन बने, इसलिए ध्यान रखना आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है? अभी हमने देखा सुरक्षा परिषद के गठन की विवेचना करें, ठीक, और अभी हम देख रहे हैं कि इसके कार्य क्या है। तो सुरक्षा परिषद के जो कार्य है यह निम्नलिखित है। यह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेवार है। किस चीज के लिए? शांति स्थापित करने के लिए। वैसे मामले जो विश्व शांति के लिए खतरा है, वैसा मामला जो विश्व शांति के लिए खतरनाक हो सकता है, उस पर सुरक्षा परिषद विचार कर सकती है। अपने प्रस्तावों या निर्णय को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्यवाही भी कर सकती है, और कई बार ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। अगर मैं आपको बताना चाहूं इराक के बारे में, इराक में ऐसा किया गया था। उसके बाद जो कोरिया संकट हुआ था, उसमें भी ये बातें मैंने उसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये सैनिक कार्यवाही की थी। किसी भी देश द्वारा भेजी गई शिकायत पर यह विचार कर सकती है और मामले या झगड़े का निर्णय ले सकती है, यानी कि मामला किस तरह से सुलझाया जा सकता है। तो ये 2-2 नंबर वाले में हो गया। अगर 5 नंबर में सीधा दे दे कि सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख कार्य क्या-क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, मैं ऐसा लिख देता हूं, सिक्योरिटी काउंसिल, स्पेस बचाने के लिए सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, इसके कार्यों की विवेचना करें या इसके उद्देश्य क्या है। इसके कार्यों की विवेचना करें, विवेचना करें, या ऐसे भी दे सकता है कि इसके उद्देश्य क्या है। तो आपको यही दोनों मिला करके लिख देना है 5 नंबर में, इससे ज्यादा नहीं लिखना। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं 120 से 140 वर्ड में लिखने के लिए कहा जाता है, 120 से 140 शब्द में लिखने के लिए कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि लिखना कैसे अगर पूछा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मैंने आपको बताया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंग्लैंड स्थित एक स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाता है या मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह एक रिपोर्ट जारी करता है जो कई बार
संबंधित देश की सरकारों को नागवार लगती है, यानी कि बिल्कुल ऐसा लगता है सरकार को कि सरकार के खिलाफ ही लिखा हुआ है, क्योंकि यह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। और अगर उस देश में किसी मानव के साथ या उसके अधिकारों के साथ कुछ गलत होता है, कोई दुर्व्यवहार होता है, तो जनरली जो इसका रिपोर्ट होता है उसी पे बेस्ड होता है, यानी कि निगेटिविटी की तरफ ज्यादा होती है। इसलिए संबंधित देश की सरकार को इसका रिपोर्ट जो है कई बार नागवार लगती है। तो इतना आपको लिखना है अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल पूछता है, और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ इसको कहते हैं, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। यह क्या है? तो ये बात मैंने आपको बताया है, यह एक वैश्विक संगठन है, वैश्विक वित्तीय संगठन एक तरह से कह सकते हैं, जो विश्व स्तर पर कार्य करता है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, या ऐसा कह सकते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं यह 190 हैं, और ये बात मैंने आपको पढ़ाया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के सेशन में भी करवाया है। यह संगठन का कर्ता क्या है, थोड़ा सा इसका कार्य भी लिख देना है, क्योंकि 40 से 60 वर्ड में हमें लिखना रहता है। वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, और साथ ही साथ तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाता है। यहाँ पे कुछ और नहीं, सिर्फ और लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ और लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये बहुत 5 नंबर में जनरली नहीं पूछे गए हैं अभी तक, तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो कम से कम इतना आपको लिखना पड़ेगा। और बेहतर होगा कि यदि आप पॉइंट में लिखते हैं, पॉइंट इन द सेंस, यदि आप स्टार बना के लिख सकते हैं, यदि आप एच बना के लिखिए, एरो बना करके लिखिए, ऐसे करके अगर आप लिखते हैं तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा ये अट्रैक्टिव होता है इस तरह के क्वेश्चन। सपोज आप एक पैराग्राफ में पूरा लिख दिए, तो ये उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता जितना कि पॉइंट में लिखने से होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका क्या है? ठीक है, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है। इससे पहले का क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? ठीक है, इसमें हमने इसकी भूमिका के भी बारे में बात की, क्योंकि हमें वर्ड पुराना था। दूसरा पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो भूमिका है, यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है या वैश्विक वित्तीय संगठन है। इसकी भूमिका जो है निम्नलिखित है, 2 पॉइंट में लिखना है ताकि हमें 2 नंबर मिल जाए पूरा पूरा। यह जो संगठन वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और विभिन्न देशों की मांग पर, यानी मांगे जाने पर उनको वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है। यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। यहाँ पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका क्या है, यानी कि वह विश्व में क्यों है, क्या करता है। और यहाँ पे पूछा गया इससे पहले कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक क्या है? यह भी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और मैंने आपको बताया था कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इस दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन या ब्रेटन वुड्स समझौते के दौरान ही हुई थी। पूर्व में, बाद में इसका नाम विश्व बैंक किया गया, और पूर्व में इसका नाम था अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक नाम था इसका। वर्तमान में इसके 189 सदस्य है, यानी कि आईएमएफ से एक सदस्य कम है, और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। इतना लिख सकते हैं। इसके कुछ काम भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली इसके काम जो थोड़ा सा ब्रॉड है, इसलिए इसको हम दूसरे क्वेश्चन में कवर करेंगे। ठीक है, इसको हम दूसरे क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक के प्रमुख कार्य। अभी हमने देखा कि विश्व बैंक क्या है, ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसके कार्य क्या क्या है। और यदि आपसे 5 नंबर में पूछा जाए तो दोनों को मिक्स करके पूछा जाएगा, दोनों को मिला करके, कि विश्व बैंक से आप क्या समझते हैं, विश्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या क्या है, या विश्व बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्यों की विवेचना करें, कैसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन को मिला करके आपको लिखना है, यानी कि विश्व बैंक क्या है ये भी लिखना है, और विश्व बैंक के प्रमुख कार्य जो है ये भी लिखना है, ताकि 5 नंबर आपको पूरे पूरे मिल सके। अभी हम देख रहे हैं विश्व बैंक के जो कार्य है, प्रमुख कार्य ये क्या है। विश्व बैंक जो है एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके कार्य जो है निम्नलिखित है। कौन कौन से कार्य है? यह ग्रामीण विकास, यह बैंक जो है ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है पूरे विश्व में।
अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान मुहैया करवाता है या देता है। जो बहुत गरीब देश होते हैं उनको कई बार क्या होता है कि अनुदान की राशि वापस भी नहीं करनी पड़ती है। और इस संदर्भ में, इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि यह जो संस्था है यानी कि विश्व बैंक जो है, समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि यह ऋण तो देता ही है, साथ ही साथ अनुदान भी देता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऐसा नहीं करता है। वो पैसा देता है, ऋण देता है, लेकिन अनुदान नहीं देता। वो अनुदान देने का कार्य सिर्फ विश्व बैंक का है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। जो पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, ये अर्थ लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ अर्थ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? ये मुख्य या प्रमुख न्यायिक अंग है, जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर निर्णय देकर उसका निपटारा करती है। इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड की राजधानी द हेग में है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है और इन मतलब जो जज होते हैं ये 15 होते हैं और इनकी नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है। महासभा डायरेक्ट नियुक्ति नहीं करती, सुरक्षा परिषद इनकी सिफारिश करती है, तब जाकर महासभा इनकी नियुक्ति करती है। और इनके न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है यह 9 वर्ष का होता है। ऐसा एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि वर्तमान में भारत की तरफ से दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। एक लाइन आप अपने आप से यहाँ पे जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा इंपैक्ट करेगा इस आंसर को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना, यानी कि ऐसे रूल बनाना, ऐसे नियम बनाना जिससे सभी देश एक दूसरे देशों में आसानी से व्यापार कर सके, ज्यादा कानून का झंझट ना हो, ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए यहाँ पे उदारीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है ऐसा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। व्यापारिक संगठन, आर्थिक नहीं होगा वहां पे, व्यापारिक होगा। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और यह गेट के उत्तराधिकारी के रूप में इसकी स्थापना की थी। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये मैंने आपको बताया है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की जो संख्या है 164, 164 है। बस इतना लिख देना है, यह बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और किसके उत्तराधिकारी के रूप में? लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में। इसके उत्तराधिकारी लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में इसकी स्थापना की थी। जिस समय इसकी स्थापना की गई उस समय इसके 51 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं, 194। और इसका जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। बस इतना लिख देना है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? और यह पूछा कब कब गया है? 2022 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है। इसीलिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं यह एक बाय पॉइंट करके आपको लिखना है, 2 नंबर का है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, यह किसके द्वारा किया जाता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, लेकिन आती किसके अंदर है? महासभा के, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही आती है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जैसे अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को हल करना और ऊपर दिए गए हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों की कार्यवाही में सामंजस्य स्थापित करना इसका कार्य है। और यही 5 नंबर में पूछ दे, 5 नंबर में अगर पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्यों की विवेचना करिए या इसके उद्देश्य क्या क्या है, ऐसा करके पूछा जा सकता है। तो दोनों को कंबाइंड करके आपको लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी बातें जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में विवेचना करिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में पूछ रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में पूछ रहा है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र का एक सर्वोच्च अंग है, यानी कि जितने भी 6 अंग है उसमें से सबसे बड़ा अंग है ये संयुक्त राष्ट्र का, और इसको विश्व की संसद के समान माना गया है। ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी
संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग विश्व में संसद के समान है या जिसको विश्व में संसद के समान माना गया है, तो वह हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा, या इसके जगह पर अगर सीधा सीधा लिखे तो वो महासभा में लिख सकता है, तो इतना ध्यान रखिएगा। इसके जो सभी सदस्य हैं यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जो भी सदस्य हैं इसके सदस्य होते हैं यानी कि 193, और साल में एक बार इसकी बैठक होती है। जनरली मैंने आपको बताया है कि सितंबर में इसकी बैठक होती है। स्थापना के वक्त जो है इसके 51 सदस्य थे और वर्तमान में इसकी संख्या है 193 यानी कि 193 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्य की विवेचना करें। अभी हम जस्ट देख रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में विवेचना करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बताए, लेकिन इसके कार्य क्या क्या है इसके बारे में अब हमें यहाँ पे बताना है। तो मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूं। इसके जो कार्य है ये निम्नलिखित है। यह क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर विचार करता है और निर्णय लेता है। ठीक, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट पास होता है यह महासभा में ही होता है। अगर किसी नए राष्ट्र को सदस्य बनाना है या किसी पुराने राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा से निकालना है, इसकी सदस्यता समाप्त करनी है, तो इसका निर्णय कौन लेगा, महासभा ही लेगी। इसका निर्णय महासभा लेगी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अन्य सदस्य हैं इनका चुनाव भी जो होगा महासभा के द्वारा ही किया जाएगा। तो इतना कार्य है और इसलिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहां बनता है कि महासभा की भूमिका पर निबंध लिखे। ये 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। तो जब 5 नंबर में पूछा जाएगा तो दोनों स्लाइड के आपको लिखना है। ये भी लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र सभा के बारे में बताए, ये भी लिखना है आपको। यानी कि ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका पर निबंध लिखिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो भी आप जानते हैं वो लिखना है। उसके बाद इसके कार्य के बारे में लिख देंगे तो पूरा पूरा आंसर आपका हो जाएगा और पूरा पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक वर्ड धक रहा है, ठीक है, और ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, 120 से 140 वर्डों में लगभग होगा। तो थोड़ा सा मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूं यहाँ पे। क्या पूछ रहा है कि भारत के नागरिक के रूप में हम या आप भारत के नागरिक के इसके रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के पक्ष में समर्थन देने के लिए बोला है कि आप कैसे समर्थन देंगे, अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें। यानी कि अगर आप समर्थन दे रहे हैं तो उसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो आपको देना पड़ेगा। तो हम और आप सभी जानते हैं कि जब यूएन बना था 1945 में, उसके बाद से इसके सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यानी कि सदस्य 51 से बढ़कर के 193 हो गए, लेकिन सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। सिर्फ एक ही बार बढ़ोतरी हुई है 1965 में, 11 से बढ़कर के 15 किया गया है। भारत जो है सुरक्षा परिषद के दोनों प्रकार के जो सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य, इन दोनों की संख्या में बढ़ोतरी के पक्ष में है। अगर मैं बात करूं कि भारत की दावेदारी कैसी है सुरक्षा परिषद के रूप में, सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में, तो भारत बहुत ही मजबूत दावेदार है। इसका बहुत ही मजबूत दावेदार है। इसके कई कारण है, इसके कई कारण है। चलिए मैं अपने आप को हाइड कर लूंगा उस समय। पहला है आबादी के लिहाज से, आबादी के हिसाब से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि आपने न्यूज में देखा होगा कि अब जो है भारत विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की, इसलिए हम इस तरह का आंसर नहीं दे सकते। दूसरा है विश्व की कुल जनसंख्या का 5वां भाग भारत में निवास करता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। यूएन के लगभग सभी कार्यों में भाग लेता है। यूएन द्वारा जहां भी शांति बहाल करने के प्रयास किए जाते हैं भारत उसमें सक्रिय रहता है और शुरू से ही सक्रिय रहता आया है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है और यूएन के बजट में नियमित योगदान करता है और कभी भी यह बजट में जो पैसा दिया जाता है या कभी उसे चूका नहीं है, पेमेंट से, भुगतान से कभी चूका नहीं है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंक्लूड करना है हमको कि संयुक्त राष्ट्र संघ को समर्थन देना भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बन जाता है तो निश्चित रूप से वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और सिर्फ 2 नंबर वाले नहीं, 5 नंबर वाले भी अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बताया है। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो 2022 में पूछा गया है कि निम्न संयुक्त राष्ट्र के अंगों में से किन्हीं 4
के पूर्ण नाम लिखिए, पूर्ण रूप लिखिए। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ही बार लिख देता हूँ, बात खत्म। यूएन का मतलब हो जाएगा, चलिए यहां से शुरू करते हैं, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और मैं यहां पे लिख देता हूं, यूएन का मतलब हो जाएगा यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं खुद को हाइड कर रहा हूं। यूनेस्को का क्या हो जाएगा, यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, एजुकेशनल, साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो मीनिंग है यहाँ पे लिखा गया है। यूनाइटेड नेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या लिखेंगे, डी, डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनिसेफ, फिर यूएन आ गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड, एजुकेशनल फंड, ठीक है। उसके बाद यूएनएचसीआर, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, एचसीआर का मतलब हाई कमिश्नर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। और लास्ट है यूएनईपी, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, और ईपी का मतलब इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ईपी का मतलब इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इंग्लिश में ही लिखना है आपको, हिंदी में नहीं लिखना है, ठीक है। तो 4 ही पूछा गया है, हो सकता है कि कुछ और पूछा जा सके, जैसे यूएनएससी के बारे में पूछ लिया जाए, यूएनजीए के बारे में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। डब्ल्यूएचओ के अलावा जैसे जैसे एक और पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ऐसे करके पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा ये सब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, सेशन को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत दुख होता है मुझे कि मैं बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता हूं, आप लोग शेयर नहीं करते। तो शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।